हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग डीआरसीसी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था शियर स्ट्रेंथ के बारे में। हमने कहा था कि चैप्टर 3 में हम शियर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दो चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमने शियर पोर्शन को ख़त्म किया था और उसमें हमने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया हुआ था। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि शियर स्ट्रेंथ तो ठीक है, बट ये शियर के साथ साथ ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जो हमें पढ़ना है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी स्टील है, छड़ है, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रोल है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ ऑफ आरसीसी सेक्शन। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस्पात की छड़ों तथा इस्पात की छड़ यानी स्टील की बार तथा इसके चारों ओर डाली गई कंक्रीट के बीच उत्पन्न सतही यानी सरफेस पकड़ या रेजिस्टेंस प्रतिरोध को अभिलाग या बॉन्ड कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, स्टील को, ये लेटेस्ट सपोज कि ये क्या है, कंक्रीट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, ये ब्लॉक है किसका, कंक्रीट का। ये कोर्स एग्रीगेट है, ये फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, ये क्या है, हमारा कंक्रीट है। अब जब हम इस कंक्रीट में हमने किसको डाला, हमने स्टील को डाला। लेटेस्ट सपोज कि ये हमारा स्टील है, सरिया है। तो इस कंक्रीट और इस स्टील के बीच में एक रेजिस्टेंस या एक पकड़ जो है, स्ट्रेंथ जो आती है हमारी, तो इस प्रतिरोध या पकड़ के कारण क्या होगा, इसमें एक दोनों के बीच में एक बॉन्ड स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा। इसी को हम यहाँ पे अभिलाग कह रहे हैं। यानी हमने क्या कहा कि इस्पात की छड़ तथा इसके चारों ओर डाली गई कंक्रीट के बीच उत्पन्न सतही पकड़ या प्रतिरोध को अभिलाग बॉन्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में यूपीपीटी ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का डेफिनेशन बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब ये क्या था, अभिलाग या बॉन्ड कहते हैं, ये तो हमने देख लिया डेफिनेशन को। अब अगर हम बात करें कि बॉन्ड जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि टाइप ऑफ बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, सामान्य या प्रत्यक्ष अभिलाग, जिसको हम डायरेक्ट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा लोकल बॉन्ड या हिंदी में कहें स्थानीय अभिलाग। ये दो टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे बॉन्ड होते हैं। अब हम पहला डायरेक्ट के बारे में देखते हैं, फिर लोकल बॉन्ड के बारे में देखेंगे। पहला अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड की, तो डायरेक्ट बॉन्ड में हम यहाँ पे देख सकते हैं इस्पात की छड़ काफ़ी लंबाई तक कंक्रीट में दबी रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस्पात की जो छड़ है, स्टील की बार, वो काफ़ी लंबाई तक कंक्रीट में दबी रहनी चाहिए ताकि छड़ पर पड़ने वाले बल कंक्रीट की पकड़ द्वारा प्रतिरोधित हो सके, रेजिस्टेंस कर सके। इसे सामान्य या प्रत्यक्ष अभिलाग कहते हैं। इसी को हम डायरेक्ट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इस फिगर में समझें, यहाँ पे इस फिगर के द्वारा अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। ये क्या है, हमारा कोई सेक्शन है कंक्रीट का, ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, कोई कंक्रीट का ब्लॉक है। इसमें हमने क्या किया है कि एक छड़ को यानी एक स्टील को इसमें डाला हुआ है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेक्शन तो यहाँ तक फिनिश था, लेकिन हमने क्या किया कि इस सेक्शन से स्टील को कुछ अंदर तक हमने यहाँ तक डाला हुआ है। इसी जो हमने डाला हुआ है, ये अंदर तक जितना गया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो हमारा स्टील का, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा कि डेवलपमेंट लेंथ किसको कहेंगे, कि हमारे सेक्शन में हमारा स्टील कितना इसके अंदर तक, इसका सिरा कितना अंदर तक है, इसी को हमने LD से डिनोट किया हुआ है, डेवलपमेंट लेंथ। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये क्या है, डाया ऑफ बार है, जिसको हम फाई से दिखाते हैं। ये कॉन्क्रीट का ब्लॉक है। अब अगर हम बात करें इस स्टील और इस कंक्रीट के बीच में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस क्या होगा, जनरेट होगा। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छड़ पर लग रहा तनन भार, छड़ पे यानी स्टील पर जो तनन भार लग रहा है F, ये क्या है, T है। जो तनन कैसा होगा, बाहर की साइड होगा तनन, T टेंशन काम कर रहा है। तो T इज इक्वल टू छड़ का क्षेत्रफल, यानी इस छड़ का जो क्षेत्रफल होगा, और छड़ में अनुगेय
तनन प्रतिबल यानी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है। तो सिग्मा एस टी को दिखाते हैं किससे, अनुगेय तनन प्रतिबल को हम सिग्मा एस टी से डिनोट करते हैं। और छड़ का क्षेत्रफल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, इसका फार्मूला होता है पाई/4 डी का स्क्वायर यानी डाया का स्क्वायर। यहाँ पे फाई हमने डाया लिया हुआ है तो फाई का स्क्वायर, यानी डाया ऑफ बार को हमने फाई से डिनोट किया हुआ है तो फाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये जो तनन भार है या तनन फोर्स है इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, इसको हमने कहा कि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कर दिया क्योंकि हमें फॉर्मूला एक्चुअली बनाना है लास्ट में। तो ये एक इक्वेशन ये बना कि पाई/4 फाई का स्क्वायर इंटू सिग्मा एस टी, ये क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है क्या टेंशन में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कंक्रीट, अगर हम यहाँ पे बात करें कंक्रीट तथा छड़ सतह के बीच उत्पन्न प्रतिरोध बल, कंक्रीट और छड़ के बीच में जो स्ट्रेस हमारा जनरेट हो रहा है वो औसत अभिलाग प्रतिबल इंटू कंक्रीट के संपर्क में छड़ की परिधि, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें औसत अभिलाग प्रतिबल यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको हमने किससे दिखाया है, टो बी डी इंटू पाई फाई इंटू एल डी, जो हमारा क्या है, ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, इसको हमने 2 लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को बराबर रखने पर, क्यों बराबर रखने पर, क्योंकि यहाँ पे ये भी स्ट्रेस है, इससे पहले भी हमने स्ट्रेस को निकाला हुआ था, तो स्ट्रेस को, दोनों स्ट्रेस को हम बराबर रखेंगे। तो टो बी डी इंटू पाई फाई इंटू एल डी इज इक्वल टू पाई/4 फाई का स्क्वायर इंटू सिग्मा एस टी। अब एक फाई से एक फाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, फाई से एक फाई गायब हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो एल डी हमें निकालना है डेवलपमेंट लेंथ, तो एल डी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एस टी फाई अपॉन टो 4 टो बी डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डेवलपमेंट लेंथ अगर हमें निकालनी है स्टील की, तो हम सिग्मा एस टी इंटू फाई अपॉन 4 टो बी डी से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें लेटेस्ट सपोज कि हमारे पास कितने ग्रेड की है, M15 ग्रेड की कंक्रीट है, जो हमारी कंक्रीट है वो M15 ग्रेड की कंक्रीट है, इसके लिए टो बी डी की वैल्यू कितनी होती है, 0.06 होती है, 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। हमने पहले भी लिखवाया था और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी लिख के लाया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके लिए FE 250 के लिए और FE 415 और 500 के लिए तो यानी यहाँ पे सिग्मा टो बी डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमने लिखा हुआ है सारी वैल्यू। कंक्रीट कौन सी, ये कंक्रीट की ग्रेड है और ये स्टील के लिए हम कितना सिग्मा, यहाँ पे हम टो बी डी कितना लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा, एक सेकेंड, हमने क्या किया, M15 के ग्रेड के लिए, कंक्रीट की ग्रेड के लिए टो बी डी बराबर हमने क्या लिखा है, टो बी डी इज इक्वल टू 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे टो बी डी तो पता चल गया, सिग्मा एस टी कितना है, FE 250 ग्रेड के लिए इस्पात में अनुगय प्रतिबल कितना हो गया, 140, यानी ये कितना हो गया 140 250 के लिए। और अब हमें यहाँ पे एल डी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी पता चल गया है कितना 140, ये यहाँ पे 140 है, 140 इंटू फाई की जगह फाई रहेगा अपॉन 4 इंटू टो बी डी 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी वैल्यू को रख दिया तो हमारी डेवलपमेंट लेंथ कितनी आ गई 58 फाई। इसी तरीके से हम अलग अलग कंक्रीट के ग्रेड के लिए क्या कर सकते हैं, LD यानी डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा जो निकल के आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये है हमारा LD इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू 5 अपॉन 4 टो बी डी। इसी पे न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे सॉल्व करने
वाले हैं। तो एक न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं और देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल हमारा इस फॉर्मूले पे पूछा गया है। ये हमारे यूपीबीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या है कि एक छड़ को कंक्रीट में कितनी दूरी पर दबाया जाए ताकि अभिलाग सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य बराबर हो जाए। टो बीडी की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा एस टी की वैल्यू दी हुई है। क्या पूछ रहा है? कितनी दूरी पर दबाया जाए, यानी डेवलपमेंट लेंथ की बात हो रही है। अभी हमने बताया कि डेवलपमेंट लेंथ की जो हमारी न्यूमेरिकल है वही इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला जो था अभी वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था? अभी जस्ट हमने देखा कि एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू 5/4 टो बी डी, यही फॉर्मूला था। अब सिग्मा एस टी कितना है यहाँ पे? 140 दिया हुआ है इनटू, अब हमें सिग्मा एस टी दिया हुआ है, फाई कितना दिया हुआ है? फाई की जगह फाई ही रहेगा क्योंकि फाई की वैल्यू तो दी नहीं है, इनटू 4 इंटू टो बी डी की वैल्यू कितनी है? 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 0.6। तो ये कैसा हो गया? ये सेम यही क्वेश्चन बन गया, ये सेम क्वेश्चन यही बन गया जो अभी हम लोगों ने देखा था। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखा हुआ था सेम वही क्वेश्चंस बन गया है यहाँ पे हमारा। आप देख सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन, यानी M15 ग्रेड के लिए टोबीडी 0.6 होता है और 140 हमने लिया होता, 15.85 आया हुआ था। तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है? 58.5। तो यहाँ पे कितना आ गया? 58.5 LD। इसीलिए हमने बोला था कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ ही पूछेगा एग्जाम के अंदर, और कुछ यहाँ से पूछने वाला नहीं है। अगर पूछेगा तो डेवलपमेंट लेंथ ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ वैसा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, कुछ हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ को और मार्क किया हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मैंने इसको मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। जब छड़े, आप ध्यान से समझें कि जब छड़े संपीड़न में हो यानी कंप्रेशन में हो तो अभिलाग प्रतिबलों के उपरोक्त मान 25% बढ़ा दिए जाएं। क्या मतलब इसका है कि जब छड़े कम संपीड़न में हो, यानी स्टील किस में है? कंप्रेशन में है, तो बॉन्ड जो स्ट्रेस होगा उसमें 25% बढ़ा दिए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। ये IS 456/2000 टेबल नंबर 21 आप खोलेंगे तो इसको पाएंगे कि 25% क्या है? बढ़ा दिए जाते हैं। दूसरा क्या है? FE 415 व FE 500 ग्रेड के इस्पात की ऐठी छड़े के लिए अभिलाग प्रतिबलों के उपरोक्त मान का 60% बढ़ाए जाते हैं। ऐठी छड़े में 60% बढ़ा दिया जाता है अभिलाग प्रतिबलों के उपरोक्त मान। जो हमारे स्ट्रेस होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस, उसको 60% बढ़ा दिया जाता है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा में क्या है कि तनन छड़ों के लिए विकास लंबाई का मतलब डेवलपमेंट लेंथ में जकड़ लंबाई एंकरेज लेंथ भी सम्मिलित रहती है। मानक हुक के लिए जकड़ लंबाई 16 90 डिग्री के मोड़ या बेंड के लिए 8 ये कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। SSC JEE के एग्जाम में ये क्वेश्चन तीनों के तीनों बनेंगे डेफिनेटली। अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको देखेंगे, और प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से तीनों पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे SSC ने पूछा हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप रिवीजन करें कि जब संपीड़न में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो 25% बढ़ेगा, और FE 415 और 500 ग्रेड की अगर ऐठी छड़ों के लिए अभिलाग प्रतिबलों के उपरोक्त मान 60% बढ़ाए जा सकते हैं। तनन छड़ों के लिए विकास लंबाई में जकड़ लंबाई यानी एंकरेज लेंथ भी सम्मिलित रहती है। मानक हुक के लिए जकड़ लंबाई 16 जकड़ लंबाई कितनी होती है? 16 होती है। 90 डिग्री के मोड़ यानी बेंड सम्मिलित रहती है। मानक हुक के लिए जकड़ लंबाई 16 इतना बेंड के लिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 8
90 के लिए, 45 के लिए कितना 4 पाई रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 90 के लिए कितना है 8। अगर हम 180 के लिए निकालें तो कितना होगा 16 पाई। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है 90 के लिए तो 180 के लिए तो कितना हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, तो आपने देखा इसके बारे में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने न्यूमेरिकल को अभी जस्ट सॉल्व किया तो हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट लेंथ हमारी कितनी आई 58 पाई आई। अब इसमें जो हमारा एक लास्ट टॉपिक हो जाता है, जो हमारा क्या है लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं एंकरेज ऑफ रेनफोर्स्ड बार। ठीक है, एंकर छड़ों का स्थिरण। इसमें हम क्या करने वाले होते हैं कि इसमें हम एंकर बार जो अभी हमने पढ़ा था कि 16 पाई लेते हैं 4 पाई लेते हैं। जैसे एंकरेज का मतलब क्या है, जैसे ये छड़ है इसको समझते हैं, इस छड़ को हम ऐसे मोड़ देते हैं। हमने क्या किया ऐसे मोड़ दिया, तो जो हम मोड़ेंगे इसको, ठीक है, तो जब इसको मोड़ेंगे तो ये कितना होता है 12 पाई होगा। ये यहाँ से हमारी जो लेंथ इसकी मुड़ेगी यहाँ से, ये कितना रहेगा 4 पाई रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और ये क्या है फाई क्या है व्यास छड़ का, छड़ का क्या है व्यास है। और ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ऐसे कैसे होता है 180 डिग्री, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पर छड़ के प्रत्येक 45 डिग्री मोड़ पर इंपॉर्टेंट लाइन है एसएससी जेई के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छड़ के प्रत्येक 45 डिग्री बेंड का मतलब मोड़ का स्थिरण मान कितना होता है 4 पाई होता है। 4 पाई लिया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन ये। अतः 180 डिग्री के हुक के लिए अभी मैंने बताया था कितना 16 पाई, क्योंकि 4 पाई के लिए क्या है 45, तो 45 को 45 चौका कितना होगा 180 होगा। तो 4 का मतलब क्या है 4 चौके 16 पाई आ गया। तो 16 पाई और 135 डिग्री के मोड़ के लिए क्या होगा 100 के लिए 135 डिग्री के लिए कितना होगा 12 पाई होगा। तथा 90 डिग्री मोड़ के लिए 8 पाई मान होगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टील का ये फाई क्या है स्टील की बार है, उस बार में हम 16 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। किसके लिए, अगर 180 डिग्री का अगर हम हुक यूज़ कर रहे हैं तो जो डाया हम जो लेंथ हम यूज़ करने वाले हैं वो लेंथ कितना यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करने वाले हैं 16 फाई। अब फाई क्या है डाया ऑफ या बार हम कह सकते हैं स्टील का, इसमें हम 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करके जो अब लेंथ आएगी उस लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, न कि हम जो फाई दिया हुआ है उसको कंसीडर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा चढ़ाव है। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि लैप है। लैप का मतलब जैसे रेनफोर्स्ड को हम क्या करते हैं, जैसे रेनफोर्स्ड यहाँ पे लिखते हैं छड़ों का चढ़ाव। चढ़ाव का मतलब क्या है, जैसे एक सरिया ये है, लेट अस सपोज एक सरिया ये है, ठीक है, एक सरिया ये है, इसको हमने कुछ ऐसे किया, और एक सरिया क्या है ये है, एक सरिया क्या है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ये तो चढ़ाव ही तो है, इतना दो ओवरलैप कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे ओवरलैप या चढ़ाव कहेंगे, ओवरलैप या चढ़ाव कहेंगे। तो ये जो चढ़ाव है इसको हम कितना लेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारा ये बार
अगर ये हमारा स्टील का बार यानी फाई, फाई क्या है, डाया ऑफ स्टील, यही तो है। अगर ये डाया ऑफ स्टील 32 mm या उससे ज़्यादा है, ध्यान देने वाली बात है, 32 mm या उससे ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी चढ़ाव नहीं देंगे। ये मतलब जो हमने चढ़ाव किया है ना, ये चढ़ाव नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, ठीक है। 32 mm या इससे ज़्यादा का अगर सरिया का डाया है तो हम चढ़ाव नहीं करेंगे, उसको वेल्ड करते हैं, उसको वेल्डिंग करेंगे, उस पर हम चढ़ाव नहीं करेंगे जैसे इसमें हमने किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तनन छड़ों की, दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट है बहुत ये, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर इससे कम होगा तब क्या होगा, एलडी डेवलपमेंट लेंथ या 35 में जो अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंसीडर करेंगे, ठीक है। जिसमें जो हमारा मैक्सिमम होगा उसको हम तनन छड़ों की चढ़ाव लंबाई जो होगी, तनन छड़ों की जो चढ़ाव लंबाई होगी वो कितनी होगी, एलडी डेवलपमेंट लेंथ या 35, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, घबराने वाली बात नहीं है। ये कैसे आएगा, एलडी का तो फॉर्मूला है हमारे पास, 5 क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, दोनों में जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को हम कंसीडर करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगर इसमें चढ़ाव की सीधी लंबाई, चढ़ाव की सीधी लंबाई मतलब ये जो लंबाई है ना, सीधी लंबाई, इसको हम क्या करते हैं, 200 mm या 15 फाई, ठीक है। इसमें से जो भी हमारा इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी इससे हमने क्या देखा कि इससे कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो 200 mm करो या 15 फाई करो, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसी को यूज़ करेंगे, मिनिमम वाला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको यूज़ करेंगे, मिनिमम वाले को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था और डेवलपमेंट लेंथ था, ये दोनों हमारा फिनिश होता है। मैंने एक न्यूमेरिकल को भी यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर 3 फिनिश होता है। अब हम चैप्टर 4 में सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम की डिज़ाइनिंग करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली सपोर्टेड बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200% गारंटी है कि एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, सेमेस्टर के अंदर भी, और कम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली लें, क्योंकि ये आरसीसी है। बहुत लोग होंगे जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा होता है, उनके लिए तो आसान है, बट जो थ्योरेटिकल वाले होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर अच्छे से पढ़ेंगे मज़ा भी आएगा, बैक के कोई चांसेस नहीं होगी। एक फोबिया है कि आरसीसी में बैक आता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों का नहीं आता है। तो आप लोग पढ़ाई करें सीरियसली। जितनी भी चीज़ें हैं मैं नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो, अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके जो मैं बनाया हूँ ये नोट्स आप लोगों को, इसको वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ सेमेस्टर तक नहीं रहने वाला है, ये आपके आगे भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट चाहता है कि हम जेई बन जाएं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है, सर CPWD कैसे मिलेगा, उसके लिए कितनी रैंक चाहिए। तो CPWD हो चाहे CWC हो चाहे MES हो, MES तो मिलेगा नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो ये आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तब CPWD आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। आप घर पे भी हैं तो वहाँ पे भी पढ़ें, फ़ोन से तो कहीं पे भी पढ़ा जा सकता है। लेक्चर को कंटिन्यू देखें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा सीखने को, हर एक दिन नया कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।